दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। आज हम देखेंगे यहाँ पे छत्तीसगढ़ पद ग्रहण काल नियम है ना। छत्तीसगढ़ पद ग्रहण काल नियम 1982 है ना। 1982 के बारे में देखेंगे तो ये 5 मिनट वीडियो कॉन्सेप्ट है। इस 5 मिनट में आप यहाँ पे छत्तीसगढ़ पद ग्रहण काल के बारे में पूरी चीज़ें आप जान लेंगे, ठीक है। तो वीडियो छोटा है, ध्यान से सुनिएगा है ना, तो चीज़ें आपको समझ में आएगी है ना। सिर्फ 5 मिनट में आपके पूरे जो सवाल हैं यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पदग्रहण काल के क्या होता है ना। मान लीजिए कोई कर्मचारी यहाँ पे वो ए स्थान पे काम करता है ना, और उसका ट्रांसफ़र कहाँ होता है, यहाँ पे बी स्थान पे जाता है। तो ए से बी स्थान तक जाने के लिए उसको समय दिया जाएगा भैया। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे कि वो तुरंत उठा और चले गया यहाँ पे है ना, उसको पूरा सामान यहाँ पे और हर चीज़ ले जानी पड़ेगी ना। तो ये जो ए और बी स्थान के बीच की दूरी है ना, यहाँ पे ए और जो बी स्थान है इसके बीच की दूरी, तो इसकी बीच की दूरी के लिए जो टाइम दिया जाता है उसे क्या बोलते हैं अपन यहाँ पे, पदग्रहण काल बोलते हैं, ठीक है। ये अपने समझ में आ गया। मतलब ए और बी के बीच में जो डिस्टेंस है उसका टाइम निकालने के लिए क्या निकालते हैं, यहाँ पे पदग्रहण काल निकालते हैं ना। तो उनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, अपना पदग्रहण काल कहलाती है ना। तो यदि वह समय जो किसी शासकीय कर्मचारी को नया पद ग्रहण करने और उसे स्टेशन तक जाने के लिए दिया जाता है ना, नया पद ग्रहण करने के लिए दिया जाएगा और उसे स्टेशन तक जाने के लिए दिया जाएगा है ना, जहाँ उसकी पदस्थापना हुई है, मतलब नया कार्यालय है ना, तो इसे ही क्या बोलते हैं यहाँ पे, पदग्रहण काल बोलते हैं है ना। पात्रता किन्हीं रहेगी यहाँ पे, राज्य शासन के अधीन नियमित शासकीय है ना। ऑबली बात है यहाँ पे अस्थायी या फिर सुविधा वाले शासकीय सेवक के लिए अप्लाई नहीं है, सिर्फ नियमित शासकीय सेवकों के लिए अप्लाई है ना। अब देखिए यहाँ पे जो ट्रांसफर स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर या स्थानांतरण, ये दो चीज़ होता है ना। मान लीजिए आप यहाँ पे स्वयं के व्यापार होता है एक है ना, एक क्या होता है स्वयं के व्यापार है ना, एक क्या होता है स्वयं के व्यापार, और दूसरा क्या होता है अपना भाई यहाँ पे प्रशासनिक आधार पर, प्रशासनिक आधार पर होता है, या फिर इसी को बोलते हैं जनहित में है ना। तो अगर कोई भी अगर जो ट्रांसफ़र है ये प्रशासनिक या जनहित में होगा तो उसको फिर यहाँ पे पदग्रहण काल की पात्रता मिलेगी। परंतु अगर वो स्वयं के व्यय पे कर रहा है ना, अगर वो स्वयं के व्यय पे कर रहा है तो उसको पदग्रहण काल की पात्रता नहीं मिलेगी है ना। तो इसलिए यहाँ बोला यहाँ पे शर्त क्या है, यहाँ पे केवल लोकहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में ही स्थानांतरण होने पर ही क्या होता है, देय होता है, ठीक है भाई। यहाँ समझ में आ गया। स्वयं के निवेदन पर और आपसी स्थानांतरण में यह नहीं मिलता है, ठीक है भाई है ना, पदग्रहण काल नहीं मिलेगा उसमें है ना। उसके देखिए आगे देखते हैं है ना, पदग्रहण काल की गणना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्टेंस रूल कैसे आप वो करेंगे, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे यदि डिस्टेंस आपका है ना, मतलब स्टेशन ए से स्टेशन बी की दूरी, मतलब यहाँ पुराने कार्यालय से नए कार्यालय के बीच की दूरी यदि 1000 किलोमीटर से कम है ना, कम है, ये साइन कैसे देखना है यहाँ पे, ये इधर का देखना है ना। तो ये 1000 किलोमीटर से कम है तो कितने दिन मिलेगा भाई, यहाँ पे 10 दिन मिलेगा जॉइनिंग टाइम है ना। कितने दिन मिलेगा, 10 दिन। यदि आप रोड ट्रेवल कर रहे हैं, मतलब बस से ट्रेवल कर रहे हैं और वो क्या है 200 किलोमीटर से अधिक है ना, मतलब बस जैसे आपका जगदलपुर से, रायपुर से आपका जगदलपुर ट्रांसफर हो गया तो वो 300 किलोमीटर है, 200 किलोमीटर अधिक है, तो आपको कितने 2 दिन और एक्स्ट्रा मिल जाएंगे, ठीक है, क्योंकि आप बस से सफ़र कर रहे भाई। अगर ट्रेन से रहता है, प्लेन सफ़र करते हैं तो ये 10 दिन मिलता है ना। पर अब यहाँ पे क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे 12 दिन क्यों मिला, क्योंकि आप 200 किलोमीटर से अधिक रोड से सफ़र कर रहे हो ना। मान लीजिए यहाँ पे रेल का टाइम जुड़ा है यहाँ पे और बस का टाइम भी जुड़ा है ना। और मान लीजिए रेल का कितना यहाँ पे, मान लो 125 किलोमीटर है और बस का यहाँ 400 किलोमीटर है ना, 400 किलोमीटर, तो फिर भी आपको यहाँ पे 12 दिन पात्रता मिलेगी, क्योंकि आपका बस का सफ़र कितना हो गया यहाँ पे, 10 दिन से ऊपर हो गया। तो ये बात समझ में आ गई है ना। अब 1000 किलोमीटर से 2000 किलोमीटर के बीच, तो इसमें कितना मिलेगा, 12 दिन है ना, इसमें 12 दिन मिलेगा और यहाँ पे 15 दिन मिलेगा, ठीक है। ये हो गया भाई यहाँ पे। और 2000 किलोमीटर से अधिक, 2000 किलोमीटर से अधिक इस साइड देखना है अपने को ना, तो 2000 किलोमीटर से अधिक बोल रहा है तो 15 दिन और 15 दिन है ना। तो ये हो गया। मतलब कैसे करना है इसको, 3 पार्ट में तोड़ें, 1000 किलोमीटर से कम, 1000 से 2000 किलोमीटर के बीच और 2000 किलोमीटर से अधिक है ना। तो कैसे हो जाएगा, 10 से 12 है ना, 10 से 12, 12 से फिर इधर 12 आ गया, फिर 12 से 15, फिर 15 आ गया, फिर 15 से 15, ऐसा करके याद रखो तो जल्दी याद होगा है ना। अब देखिए यहाँ पे निवास में परिवर्तन न होने की स्थिति में केवल 1 दिन यात्रा भत्ता मिलेगा है ना, ठीक है भाई। यहाँ पे लोकहित में हुआ है, प्रशासनिक आधार पर हुआ, पर आपका निवास परिवर्तन हुआ ही नहीं है। आपका कार्यालय ए है और आप ए कार्यालय से यहाँ पे A.1 कार्यालय में ही जा रहे हो, वही पास नज़दीक में कार्यालय भाई यहाँ पे है ना। मान लीजिए यहाँ पे जैसे पीडब्ल्यूडी में क्या होता है, यहाँ पे उप संभाग रहते हैं। मान लीजिए आपका संभाग से उप संभाग में ट्रांसफर हुआ तो कार्यालय वहीं है, एक ही बाउंड्री के अंदर है ना, या उसी जिले में है, तो आपको यहाँ पे केवल 1 दिन है ना, केवल 1 दिन यात्रा भत्ता की मतलब यहाँ पे पदग्रहण काल की पात्रता होगी है ना। अब देखिए लास्ट में कुछ मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको देख लेते हैं, फिर अपना खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कार्य मुक्ति है ना, तो ये कार्य मुक्ति बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य मुक्ति कब हो रहा है ना, तो इस समय पर निर्भर करता है। यहाँ पे मान लीजिए 12 बजे से पहले ही यहाँ पे कार्य मुक्ति दे दी जाती है तो वो पूर्वाह्न कहलाएगा ना, और 12 बजे के बाद कहलाएगा अपराह्न कहलाएगा, अपराह्न है ना। ये क्या कहलाएगा, अपराह्न कहलाएगा। मतलब अगर 12 बजे के आप पहले यहाँ पे कार्य मुक्ति ले लेते हो तो उसी दिन से आपकी पदग्रहण काल की गणना की जाएगी है ना। और यदि 12 बजे के बाद आप करते हो तो
अगले दिन से ना, अगले दिन से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट दिन से यहाँ पे पदग्रहण काल की गणना की जाएगी, है ना। अब देखिए वृद्धि तो विभागाध्यक्ष यहाँ पे जो एचओडी रहता है यहाँ पे, या फिर जो अपने हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स रहते हैं, वो अपने 30 दिन किसी मतलब अप्रत्याशित परिस्थिति में इसको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। आप इसको 30 दिन बढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर वो विभागाध्यक्ष की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी बढ़ाया जा सकता है। तभी उसमें 12 दिन से या 10 दिन से 30 दिन किया जा सकता है ना। ये बहुत ही मतलब स्पेसिफिक कंडीशन है, तभी किया जा सकता है ना। अर्जित अवकाश ईएल में जोड़ना है। मान लीजिए आपको यहाँ पे 12 दिन मिला हुआ था ना, आपने 6 दिन में ही नए कार्यालय में ज्वाइन कर लिया, आपका 6 दिन तो बच गया भाई यहाँ पे। तो ये 6 दिन आपने बचाया है, तो इसकी आपको फायदा कहीं के मिलेगा। इस जो बचे 6 दिन को इसको ईएल में जोड़ दिया जाएगा। अर्जित अवकाश खाते में पदग्रहण काल की बची अवधि है ना, जो शेष है उसको ईएल खाते में एक उपहार के तौर पर क्या कर दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है ना। ये एक प्रकार से क्या उपहार है भाई, है ना। अब देखिए यहाँ पे वेतन एवं भत्ते। वेतन भत्ते क्या मतलब, आप पदग्रहण काल में, इसका ये नहीं कि आपका वेतन काट दिया जाएगा, इसे कर्तव्य माना जाएगा और आपको फुल पेमेंट मिलेगा, ठीक है। उसका देखिए यहाँ पे पुराने पद का मूल वेतन है ना, और जो पुराने पद का मूल वेतन वही मिलेगा भाई यहाँ पे, ठीक है। डीए, एचआरए और सीसीए है ना, मतलब नगर क्षतिपूर्वक भत्ता सीसीए, तो ये पुराने स्टेशन की दर पर ही मिलेगा। मतलब पुराने मतलब एक कार्यालय, मान लीजिए आप यहाँ पे है ना, मान लीजिए आप कांकेर से कहाँ आ रहे हैं, कांकेर से दुर्ग आ रहे हैं, तो दुर्ग में अपना क्या है, अपना दुर्ग में अपना सीसीए अलाउंस मिलता है यहाँ पे, है ना। जैसे आप कांकेर से कहाँ आ रहे हैं, सॉरी कांकेर से कहाँ आ रहे हैं, कांकेर से दुर्ग आ रहे हैं, दुर्ग आ रहे हैं तो यहाँ सीसी अलाउंस मिलेगा आपको, है ना। तो सीसी अलाउंस मिलेगा, पर यहाँ पे आप दुर्ग तो आ रहे हैं, पर ये पहले आप कांकेर में थे, तो उसके आधार मतलब कांकेर के आधार पर ही आपको यहाँ जो पेमेंट इस 15 दिन में या 12 दिन में मिलेंगे, वो कांकेर के दर पर ही मिलेंगे ना। मिलेगा जो रुपये कांकेर दर, मतलब पुराने स्टेशन या पुराने कार्यालय के आधार पर, है ना। वाहन भत्ता, स्थायी यात्रा भत्ता नहीं दिया जाएगा, है ना, ये नहीं दिया जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये सब चीज़ें जो बताई गई यहाँ पे समझ में आई होगी, है ना। तो वीडियो थोड़ा सा 1 मिनट लंबा हो गया, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन क्या हो, शुभ हो।